matching concept. According to matching concept, we have to book all the revenue, and to earn this revenue, all expenditures to be accounted in our books. कहने का मतलब है जो भी आपकी रेवेन्यू आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाले पॉइंट में समझा था कि हमें रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है, यहाँ हम समझेंगे कि यहाँ पे हमको कौन से एक्सपेंडिचर्स को हमारी बुक्स में लेना है। यहाँ हमारे इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी हमने हमारे खर्चे किए हैं उन्हें हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। यानी कि जो हमारा इंकर्ड हो गया, जो खर्चा हमने बुक कर लिया, पेड और नॉट पेड डजंट मैटर, आपने पे कर दिया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपने कोई खर्चा बुक कर लिया, कोई खर्चा आपका आपसे हो गया है, जैसे कोई सैलरी है, ठीक है, एम्प्लॉय सैलरी आपको पे करते हैं अगले मंथ में करते हैं, यानी 31 मार्च को जो ईयर मंथ एंड हो रहा है, जो ईयर एंड हो रहा है, उसकी सैलरी कब देंगे आप? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो लेकिन आपको पर्टिकुलर मार्च पीरियड की सैलरी तो अपने बुक्स में लेके आनी होगी ना। तो वही ये कह रहा है कि जो भी आपने रेवेन्यू अर्न करी है उसको अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर हो गए हैं, किए हैं, इनकर्ड मतलब किए हैं, वेदर पेड और नॉट पेड, यू हैव टू बुक इन योर अकाउंट्स। तो दिस इज मैचिंग कंसेप्ट कि जब आप रेवेन्यू ले रहे हैं तो उसके साथ वाली एक्सपेंडिचर भी आपको अपने बुक्स में लेना रहेगा। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी आपकी बुक्स के ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि इसके यूजर्स के लिए हो सकती है जरूरी कि हाँ आपके यूजर्स, पहली चीज है आपके यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स हो सकते हैं आपके वेंडर्स, ठीक है, या आपके इन्वेस्टर्स, ठीक है, या आपके लेंडर्स, या होगी आपकी गवर्नमेंट, या एनी अदर पर्सन, ठीक है। मतलब ये लोग अपने अपने नजरिए से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको आपके बुक्स जब आप फाइनल करेंगे तो हर चीज को वहां पे फुल डिस्क्लोज तरीके से दिखाना है। मतलब जो चीज आप अपने अकाउंट्स में, आपके ट्रेडिंग P&L बैलेंस में दिखा सकते हैं वो ठीक है, उसके अलावा भी यदि आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन है जो हमको देनी चाहिए, कैसे, जैसे मान लीजिए आपने कोई आपकी पॉलिसीज चेंज करी है, या आपने आपके स्टॉक का जो पॉलिसीज को मेजर करने की कॉस्ट और मार्केट प्राइस लोअर को, यदि मान लो आप किसी और मेथड पर शिफ्ट होते हैं, जो भी चीज आपने किया है, जो आपको लगता है कि आपके इन्वेस्टर्स, आपके वेंडर्स या आपके जो लैंडर्स जिनसे आपने उधार लिया है, लोन लिया है, उनके लिए ये यूजफुल रहेगी। तो आपको एज ए फुटनोट भी उससे प्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे हम कंटीजेंट लायबिलिटी को दिखाते हैं ना, जो कहीं पे नहीं है, लेकिन हमें उसे कहाँ दिखाना होता है, फुटनोट पे दिखाना होता है कि हाँ आज जब हम अपनी बुक्स फाइनल कर रहे हैं तब तक तो ऐसा कोई लायबिलिटी है नहीं, लेकिन इनकमिंग ईयर्स, इनकमिंग पीरियड ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस तरीके से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करनी है। आपको हर जरूरी इंफॉर्मेशन यानी ट्रू, फेयर एंड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे शो करनी है। नंबर 10 इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ पे हमारे जो अकाउंटिंग जो हमारे रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको ये कहा जाता है कि आप जो अकाउंटिंग पॉलिसीज या अकाउंटिंग मेथड या कोई भी अजम्पशन जो आपकी बुक्स में लेके चल रहे हैं उसको कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं कि एक साल में आप ये यूज कर रहे हैं, दूसरे साल में अपनी पॉलिसीज चेंज कर रहे हैं, फिर शिफ्ट हो रहे हैं, तो ऐसे क्या करेंगे, ऐसे आप कभी कंपैरिजन के लायक रहेंगे ही नहीं। मतलब यदि मान लीजिए इस साल मैंने मेरे स्टॉक का कौन सा मेथड लिया, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस vis-a-vis लोअर, ठीक है, कभी मैंने ले लिया फीफो, कभी मैंने लिया लीफो, या मैंने डेप्रिसिएशन का क्या किया, इस साल मैंने लिया स्ट्रेट लाइन मेथड, अगले साल ले लिया WDV मेथड। तो क्या है ये, क्या मैं बुक्स ऑफ अकाउंट कभी कंपेयर हो सकते हैं कि मतलब मेरी ही फर्म के अकाउंट एक से दूसरे साल में कंपेयर नहीं हो सकते, किसी अदर पार्टी के साथ मैं कंपेयर करा ही नहीं सकती, लेकिन मेरी ही फर्म के बुक अकाउंट इंटर ईयर्स में भी कंपेयर नहीं हो सकते। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपको आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग मेथड, अकाउंटिंग रूल्स वगैरह जो भी आप अजम्पशन जो भी आप यूज कर रहे हो उससे कंटिन्यूसली सेम रखो, लेकिन मनाही नहीं है। हाँ, अगर कभी आपको लगता है कि हाँ हमें हमारी पॉलिसीज चेंज करनी है तो आप करिए, लेकिन आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप फाइनल करेंगे वहाँ पर डिस्क्लोजर जो होता है ना, फुटनोट्स बोलते हैं या डिस्क्लोजर पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे आपको बताना रहेगा कि हाँ इस साल हमारे अकाउंटिंग पॉलिसीज इस तरीके से चेंज हुई है और इसका इम्पैक्ट ये रहा है।
तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब यही रहेगा कि जो आप कर रहे हो उसे थोड़ा कंटिन्यूसली रखो, आप शफलिंग नहीं करो कि आज ये कल। नंबर 11 इज प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं संकीर्ण मानसिकता लेके चलिए। जब आप अपने अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, तो आप अपनी इनकम को तब तक मत लिखिए जब तक वो रियलाइज ना हो। लेकिन यदि आपको किसी भी तरह का लॉस हो रहा है, मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी किसी लॉस की, तो आप उसको अपने बुक्स में लिखिए। जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट से क्या है, मतलब हमको लग रहा है कि कुछ हमारे डेटर्स डूबेंगे, हमारा कुछ पैसा डूबेगा, डूबा नहीं है लेकिन हम प्रोविजन बना के चल रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको रिमोट पॉसिबिलिटी लगती है कि हमारे यहाँ ठीक है 10% हमारे डेटर्स डूबते हैं, तो हम अभी से उसका प्रोविजन बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो प्रूडेंस है अकाउंट्स में, इसको ये लेके चलना है, इसके अकॉर्डिंग ये करना है कि जब तक आपकी इनकम एक्चुअली रियलाइज ना हो, एक्चुअली आपका कोई गेन ना हो, बुक्स में मत लिखिए। बट यदि आपको लगता है कि कुछ पॉसिबिलिटी है लॉस की, कुछ खर्चों की, आप उसके लिए अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग रखिए, कहीं ना कहीं उसका प्रोविजन दीजिए। ओके, नेक्स्ट इज मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन पे फोकस करना है जो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए जो अपना रिलेवेंट रूल रखते हैं। कैसे? मान लीजिए कुछ आपका बिजनेस है 100 करोड़ रुपीज का, ठीक है। यहाँ पर आपको ये इमटेरियल फैक्टर्स क्या रहेंगे? 1000 रुपीज के अप्रोक्स। आप ये मान के चलते कि ठीक है 1000 का कोई खर्चा है, कुछ है, तो हम उसके सिंगल सिंगल एंट्री करने की जगह उसकी लमसम एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पे वेस्ट नहीं करना अपना टाइम छोटी छोटी अमाउंट्स पे। आपका पहले देखना है कि आपका बिजनेस किस लेवल का है, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए मटेरियल फैक्टर्स डिसाइड किए जाएंगे। यदि आप 10 लाख रुपीज वाले बिजनेस वाले हैं या 1 लाख रुपीज वाले हैं, तो हाँ आपके लिए 1000 मैटर करेगा। लेकिन यदि आप 100 करोड़ वाले हैं तो आप 1000 में ठीक है, हम उनको वन सिंगल प्लेस पे भी उनको रख सकते हैं। नंबर 13 इज एंड लास्ट ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपके अकाउंटिंग बुक्स में जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो भी आप रिकॉर्ड करते हैं, उसको आपको किससे सपोर्ट करना है? किसी भी वाउचर या किसी भी बिल से। यानी कि आपकी यहाँ पे अगर कोई सिंगल एंट्री भी होगी ना, छोटा सा माल भी खरीदा है, छोटा सा ऑर्डर भी अगर मुझे मिला है, या मुझे माल बेचा है, या मैंने कैश रिसीव किया है, या मैंने बैंक में पैसा जमा करा है, हर चीज का सपोर्टेड होना चाहिए, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसमें कोई अकाउंटेंट या कोई भी अदर पार्टी जो भी आपकी बुक्स को मैनेज कर रहा है, या कोई ऑनर, वो भी उसको इफेक्ट नहीं कर सकता। यदि कोई थर्ड पर्सन आपकी बुक्स के स्क्रूटनी करने आए, ऑडिट करने आए, और वो ये बोले कि ठीक है ये खर्चा आपका हुआ है, कैसे हुआ है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि लीजिए साहब ये इसका बिल है, यहाँ से मेरा क्रॉस वेरीफाई करिए। तो ऑब्जेक्टिविटी यही कहती है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कोई भी व्यक्ति इम्पैक्ट, कोई भी इसमें इम्पैक्ट नहीं डाले, वो अपने आप एक न्यूट्रल हो, वो एक सपोर्टेड डॉक्यूमेंट से हो। आई होप आपको ये 13 जो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस